दोस्तों यह ब्रायोफाइटा का लेक्चर नंबर 2 मतलब दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जो ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन दिए थे और इसमें कितने क्लास बनाए थे, प्रत्येक क्लास के अंदर कितने आर्डर हैं, कितनी फैमिली है, कितने जीनस, कितनी स्पीसीज हैं और इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनके अंदर कौन से उदाहरण आते हैं। तो पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल हैं। तो सबसे जो पहले वैज्ञानिक हैं वो है ब्राउन। पहले भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द दिए थे। तो ब्रायोफाइटा जो टर्म ब्राउन ने दिया था उसके अंदर कई तरह के पौधे आते थे। कई तरह के पौधों में इसमें एल्गी, फंजाई, लाइकेन और इसके साथ साथ ब्रायोफाइटा भी आते थे। ब्राउन ने क्या कहा कि ब्रायोफाइटा इस तरह के पौधे हैं जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, यानी कि वे सारे पौधे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है इसे ब्रायोफाइटा कहेंगे। लेकिन बाद में एक दूसरे और वैज्ञानिक आए सिम्पर, जिन्होंने ये बदल दिया और कहा कि नहीं, ब्रायोफाइटा के अंदर सिर्फ मॉसेस ही आते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा एक अलग डिवीजन है। उन्होंने ब्रायोफाइटा को एक अलग डिवीजन बना दिया, मतलब कि फंजाई, एल्गी और लाइकेन से ब्रायोफाइटा को अलग कर दिया। तो दो वैज्ञानिक आप जान गए। सबसे पहले कौन है? ब्राउन, जिन्होंने सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द दिया था और बताया था कि इसके अंदर नॉन वैस्कुलर प्लांट आते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है, तो एल्गी, फंजाई, लाइकेन और ब्रायोफाइटा चारों इसमें शामिल हैं। लेकिन बाद में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने ये कह दिया कि नहीं, ब्रायोफाइटा एक अलग डिवीजन है, इसके अंदर एल्गी, फंजाई और लाइकेन नहीं है। फिर देखिए इसमें तीसरे वैज्ञानिक आ गए स्मिथ। स्मिथ ने क्या किया कि जो डिवीजन है ब्रायोफाइटा उसका क्लासिफिकेशन किया और 3 क्लास बनाया, जिसमें पहला क्लास है हिपैटिसी, दूसरा क्लास है एंथोसीरोटी और तीसरा क्लास है म्यूसाई। इसके बाद फिर चौथे वैज्ञानिक हैं प्रोस्कावर। इन्होंने क्या किया कि जो स्मिथ ने 3 क्लास बनाया था उसका नाम बदल दिया। जैसे जो हिपैटिसी क्लास बनाया था स्मिथ ने, उसे हिपैटिकॉप्सिडा रख दिया, और जो दूसरा क्लास स्मिथ ने बनाया था एंथोसीरोटी, उसको बदल करके एंथोसीरोटॉप्सिडा रख दिया, और जो म्यूसाई तीसरा क्लास था उसको प्रोस्कावर ने रख दिया ब्रायोप्सिडा। यानी प्रोस्कावर के अनुसार जो 3 क्लास हैं वह हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा और फिर तीसरा ब्रायोप्सिडा, यानी कि 3 क्लास बनाए। तो अब जो क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है वो इन्हीं तीनों क्लास के नाम से पढ़ा जाता है। तो अब चलिए हम लोग एक एक क्लास का जनरल कैरेक्टरिस्टिक तथा उसके अंदर आने वाले फैमिली, जीनस, स्पीसीज और उनके अंदर क्या उदाहरण है ये पूरा डिटेल हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है हिपैटिकॉप्सिडा। कुल मिलाकर आप यहां तक यह समझ गए कि ब्रायोफाइटा के अंदर कुल 3 क्लास हैं। पहला है हिपैटिकॉप्सिडा, दूसरा है एंथोसीरोटॉप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। तो बारी बारी से प्रत्येक क्लास को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चलिए देखते हैं क्या है हिपैटिकॉप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा को लीवरवर्ट भी कहते हैं। क्यों लीवरवर्ट कहते हैं? क्योंकि इनका जो थैलस होता है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो इनके अंदर प्लांट आते हैं उसका थैलस या उसकी प्लांट बॉडी लीवर के लोब की तरह से होती है। आप देख पा रहे हैं इस लोब में डिवाइड है। जिस तरह से लीवर के अंदर लोब पाया जाता है, भाग पाए जाते हैं, उसी तरह से आप देख रहे हैं इसके थैलस के अंदर भी लोब पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे लीवरवर्ट कहते हैं। लीवरवर्ट 2 शब्द है। देखिए लीवर का मतलब क्या है, लीवर या यकृत जो आपके अंदर लीवर पाया जाता है, और वर्ट का मतलब क्या होता है, पौधे। तो इसके अंदर आने वाले पौधे लीवर की तरह से होते हैं, या इनके जो थैलस होते हैं लीवर की तरह से होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लीवरवर्ट कहते हैं। तो आप समझ गए, पहला जो हिपैटिकॉप्सिडा है इसे लीवरवर्ट भी कहते हैं। अब चलिए इसके क्या क्या कैरेक्टर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते रहिए कि इसके अंदर कितने आर्डर हैं, कितनी फैमिली है, कितने जीनस हैं और कितने स्पीसीज हैं। ये पहली लाइन में आपको एग्जाम में जरूर दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्डर, क्योंकि आर्डर स्तर तक क्लासिफिकेशन
इसमें पूछा गया है और सिलेबस में भी आर्डर स्तर तक ही क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए कहा गया है। तो इसमें देखिए जो हिपैटिकॉप्सिडा है इसमें 6 आर्डर यानी 6 आर्डर है और 9 फैमिली है और 225 जेनरा है और 8500 स्पीसीज है, यानी कि 8500 स्पीसीज है। इसे लिख करके आप याद कर लीजिएगा। अभी जब तीनों क्लास हम आपको समझा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आप समझ गए। दूसरी बात इसमें याद रखेंगे कि जो हिपैटिकॉप्सिडा यानी लीवरवर्ट होते हैं, इनका जो थैलस होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है और रूट लाइक स्ट्रक्चर भी होती है। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है उसे राइजोइड्स भी कहते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है एक तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बाकी ऊपर जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे जो इस तरह से लटक रही आप जड़ की तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये राइजोइड्स है। तो दूसरी बात इसमें ये याद रखेंगे। सबसे पहले तो कितने आर्डर, कितनी फैमिली, कितने जीनस, कितने स्पीसीज, फिर ओवरऑल थैलस के बारे में आप बताएंगे। तो ये बता देंगे कि हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर जो थैलस आते हैं जिन पौधों का, उनका जो प्लांट बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, देखिए स्टेम मत लिखिएगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और रूट लाइक स्ट्रक्चर। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर हो क्या है, राइजोइड्स है। तो 2 पॉइंट आप समझ गए। अब तीसरा देखिए क्या है, इनके अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर पहली सेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आप हर कैटेगरी के प्लांट के अंदर देखेंगे जो लीफ होती है उसके अंदर 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, पहली सेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। अगर आप पहली सेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको लीफ की एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जानते रहिए इतना ही कि पत्ती के अंदर 2 तरह के टिश्यू होते हैं, यानी कि पहली सेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू, लेकिन हायर कैटेगरी के पौधे के अंदर जो पत्ती होती है उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर जो हिपैटिकॉप्सिडा है या फिर ब्रायोफाइटा है, इसके अंदर जो थैलस होता है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर पहली सेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी आप समझ गए। अब चलिए देखिए चौथा पॉइंट इसमें क्या है। तो चौथा पॉइंट है जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा के अंदर हिपैटिकॉप्सिडा में, उसका जो थैलस होता है वो 2 सरफेस में बटा होता है, डॉर्सल और वेंट्रल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो थैलस है ये हिपैटिकॉप्सिडा का, यानी कि ये रिक्सिया का थैलस है जो हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर आता है। रिक्सिया यहाँ पर उदाहरण है, अभी मैं बताऊंगा। तो जो थैलस है वो 2 सरफेस में डिवाइड होता है, यानी कि इसके पास 2 सरफेस होते हैं। इस तरह का होता है सरफेस। तो आप देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला सरफेस होता है इसको डॉर्सल बोलते हैं और नीचे वाले सरफेस को वेंट्रल बोलते हैं। आप पत्ती में भी देखेंगे इस तरह से पौधों पर पत्तियां निकली होती हैं, तो ऊपर का सरफेस क्या होता है, डॉर्सल, और नीचे का क्या होता है, वेंट्रल। तो इसी तरह से जो रिक्सिया है यानी हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर जो पौधे आते हैं उसमें भी 2 सरफेस होते हैं, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। ये भी आप समझ गए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है वेंट्रल सरफेस बियर्स मेनी यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड स्मूथ वाल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। देखिए इस बात को समझिए। ये देखिए जो है स्ट्रक्चर नीचे है ये क्या है, राइजोइड्स है। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, तो पहला देखिए क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी कि यह राइजोइड्स एक कोशिकीय होते हैं। अनब्रांच्ड का मतलब इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है, ऐसे अकेले एक सिंगल ही होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है। स्मूथ वाल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड ये 2 तरह के हो सकते हैं, स्मूथ वाल्ड भी हो सकते हैं और ट्यूबरकुलेटेड भी हो सकते हैं। स्मूथ वाल्ड राइजोइड कैसे रहेंगे, तो देखिए इस तरह के अगर राइजोइड्स लटके हुए हैं तो इसको स्मूथ वाल्ड राइजोइड बोलेंगे। लेकिन अगर इस तरह का राइजोइड्स है, ऐसे ऐसे राइजोइड्स है, तो इसमें आप देख रहे हैं बीच बीच में यहाँ पर ट्यूबर बन गया है। ये देखिए क्या है, ट्यूबर, ये ट्यूबर, ये ट्यूबर, तो इसको क्या कहेंगे, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। तो जो हिपैटिकॉप्सिडा क्लास है इसके अंदर बहुत से यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की, अनब्रांच्ड मतलब बिना शाखा के, स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो ये भी आप समझ गए। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो पौधे आते हैं वह होमोथैलिक भी हो सकते हैं, हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं। होमोथैलिक का मतलब ऐसे पौधे जिस पर मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर एक ही पौधे पर हों तो उसे होमोथैलिक कहेंगे।
और ऐसे पौधे जिस पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक पौधे पर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसी दूसरे पौधे पर हो तो उसे हेटेरोथैलिक बोलते हैं। तो हिपेटिकोप्सिडा के अंदर आने वाले पौधे दो तरह के हो सकते हैं, होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं, यानी कि मेल फीमेल स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर भी हो सकते हैं और मेल फीमेल स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? एंथेरिडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? आर्चिगोनिया। ये बात मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बता दिया था, अभी आगे भी आएगा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है इस पे स्केल पाए जाते हैं, यानी कि नीचे वाला जो सरफेस होता है उस पे स्केल पाए जाते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है नीचे वाले सरफेस पर, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्केल पाए जाते हैं। स्केल का काम क्या है? तो इसके थैलस का प्रोटेक्शन करता है, यानी कि इस थैलस की सुरक्षा करता है स्केल। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता देना है कि जो इसमें स्पोरोफाइट होता है। अब स्पोरोफाइट क्या होता है ये बात आप ध्यान से समझिए। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस पे पहले उगती है थैलस के ऊपर, और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर सेल बनती हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम जैसे होता है उस तरह से इनके अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनती है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात इस पौधे पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। तो इस स्पोरोफाइट के अंदर 3 स्ट्रक्चर होती है। अभी देखिए स्पोरोफाइट हम रफ टाइप का थोड़ा सा बना रहे हैं, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। इस तरह से इस पौधे के ऊपर स्पोरोफाइट निकलता है। तो सबसे नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं फूट, और बीच में जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं सीटा, और सबसे ऊपर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलेंगे कैप्सूल। यानी कि जो इसका स्पोरोफाइट होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फूट, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। स्पोरोफाइट का मतलब समझिए कि एक पौधे के ऊपर भी एक पौधे की तरह से संरचना निकल जाती है, उसमें फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। हालांकि यह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, तो ये बात आप याद रखेंगे। हालांकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप धैर्य रखिए, मात्र 2 वीडियो का। अभी इसके बाद हम रिक्सिया प्लांट शुरू करेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय ये पूरा स्पोरोफाइट के बारे में हम एकदम डिटेल में समझा देंगे, आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। अभी यहाँ पर ये चीजें नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि बहुत लंबी चीजें हैं। आप इतना ही जानते रहिए कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात इस थैलस पर एक और स्ट्रक्चर निकलती है पेड़ की तरह से, जिसको क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है, कुछ पौधे तो होते हैं जिनके स्पोरोफाइट के अंदर फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल कैप्सूल ही पाया जाता है, ये फूट और सीटा नहीं पाए जाते हैं। जैसे देखिए एक पौधा है रिक्सिया जो यहाँ पर बनाया गया है। रिक्सिया के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है इस पर केवल कैप्सूल ही होते हैं, मतलब कि फूट और सीटा नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्पोरोफाइट में फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं, जैसे कि मार्केंसिया। मार्केंसिया एक पौधा इसके अंदर है, यानी कि हिपेटिकोप्सिडा के अंदर, जिसके स्पोरोफाइट में फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गए, आप समझ गए। अब देखिए इसमें एक बात आपको और याद रखना है। देखिए एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मल सेल ऑफ थैलस। एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें एंथेरिडिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो बताया जा रहा है कि ये आखिर निकले कहां से होते हैं? इस पौधे पर, इस थैलस पर। तो एपिडर्मल सेल से ये एराइज होते हैं या फिर डेवलप होते हैं। इसके अंदर 2 खास उदाहरण है। पहला आप याद रखेंगे रिक्सिया और दूसरा मार्केंसिया। ये दोनों पौधे के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसे हम बारी बारी से दोनों पौधों के बारे में 2-2, 3
3 लेक्चर के अंदर समाप्त होगा, तो पूरा हम डिटेल इस पौधों के बारे में देंगे। तो इस प्रकार से आप जनरल कैरेक्टर समझ गए हिपैटिकॉप्सिडा का। एक बात आपको और बताना है कि इसके अंदर कुछ आर्डर दिखा देना है, क्योंकि आपके सिलेबस में कहा गया है कि आर्डर स्तर तक आप क्लासिफिकेशन पढ़िए और उदाहरण भी दीजिए। तो ऐसे एग्जाम में सवाल भी पूछेगा तो आपको पढ़ना मजबूरी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आर्डर के नाम आपको लिख देना है। तो पहला देखिए क्या है, स्फीरोकार्पेल्स, और एक अगला आर्डर देखिए क्या है, मार्केंसियल्स, और तीसरा आर्डर है कैलोब्रायल्स, अगला आर्डर है जंगरमैनियल्स, और फिर नेक्स्ट आर्डर है मेटजेरियल्स। तो इस तरह से कुछ आर्डर के नाम भी आप एग्जाम में दिखा देंगे, इसे आप याद कर लेंगे। नहीं पूरा याद है तो कम से कम 2-3 आर्डर आप एग्जाम में जरूर दिखा देंगे। बाकी अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास यानी कि दूसरा क्लास है वह है एंथोसीरोटॉप्सिडा। जैसे यहाँ पर हिपैटिकॉप्सिडा था तो ये दूसरा क्या है, एंथोसीरोटॉप्सिडा। इसके बाद आएगा ब्रायोप्सिडा। तो एंथोसीरोटॉप्सिडा को क्या कहते हैं, हार्नवर्ट कहते हैं। हार्न मतलब क्या होता है, सींग, और वर्ट का मतलब क्या होता है, पौधा। तो हार्नवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पौधे एंथोसीरोटॉप्सिडा क्लास के अंदर आते हैं, इन पौधों के ऊपर जो स्पोरोफाइट निकलता है वो सींग की तरह से होता है। देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि जो कैप्सूल है वो थोड़ा सींग की तरह से दिख रहा है। तो सींग की तरह से दिखने की वजह से हार्नवर्ट कहते हैं। हालांकि ये थोड़ा और विशेष तरह का होगा, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, एकदम सींग की तरह से दिखेगा, तो इसे बोलेंगे हार्नवर्ट। क्यों, क्योंकि सींग की तरह से है। तो क्लियर हो गए हार्नवर्ट क्यों कहते हैं। इसको लीवरवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो थैलस होता है लीवर की तरह से होता है। इसे हार्नवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट सींग की तरह से दिखता है। तो आप पूरी बात समझ गए। अब इसमें चलिए देख लेते हैं। तो इसमें 1 आर्डर है, 2 फैमिली और 6 जेनरा और 301 स्पेसीज हैं। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप बता देंगे कि एयर चैम्बर और एयर पोर अब्सेंट, इसके जो थैलस होते हैं एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंदर, इसका मैं बार बार नाम ले रहा हूं तो आप इसे मत समझिएगा। एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंदर जो पौधे आते हैं उनकी बात मैं करूंगा, क्योंकि अब हर चीज का चित्र तो बनाया नहीं जा सकता है, आप समझने का प्रयास करिए। बाकी इसके अंदर के पौधे भी पढ़ना है, तो जब आएगा उसका नंबर तो हम उसका चित्र बना के अच्छे से बताएंगे। अब जिस पौधे का नाम है सबका चित्र यहाँ बोर्ड पर कैसे बनाया जा सकता है, तो आप समझने का प्रयास करिए, इसी के हिसाब से आप समझते रहिए। तो जो थैलस होता है उसके अंदर एयर चैम्बर और एयर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। जब एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको हम बता देंगे एयर चैम्बर और एयर स्पेस कहाँ पाए जा रहे हैं, क्योंकि पौधों की एनाटॉमी भी आपको पढ़ना है। तो थैलस को जब काट करके हम यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाएंगे तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि एयर पोर और एयर चैम्बर कहाँ है। क्लियर हो गया ना। आगे है थैलस कंटेन सिंपल एंड स्मूथ वाल्ड राइजोइट्स। सिंपल और स्मूथ वाल्ड राइजोइट यानी कि एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंदर जो पौधे आएंगे उसमें सिंपल और स्मूथ वाल्ड राइजोइट्स ही पाए जाएंगे, जबकि आपने हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर देखा कि स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेटेड 2 तरह के राइजोइट्स पाए जा रहे हैं। किसके अंदर, हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर। लेकिन अब एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंदर केवल स्मूथ वाल्ड और सिंपल टाइप के ही राइजोइट्स पाए जाएंगे। तो यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद है वेंट्रल स्केल अब्सेंट। इसके पहले आपने देखा कि वेंट्रल स्केल पाई जा रही थी इस पौधे के अंदर इस तरह से पीछे की तरफ, यानी कि नीचे वाले सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर स्केल पाई जा रही थी जो प्रोटेक्शन का काम करती थी। लेकिन एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंदर स्केल भी नहीं पाई जाएगी। अगला है स्पोरोफाइट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसका जो स्पोरोफाइट रहेगा इस क्लास के अंदर उस पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्स आर्गन एंथेरिडिया एराइजेज फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल और आर्चिगोनिया एराइजेज फ्रॉम इपीडर्मल सेल। यानी कि यहां पर आपने देखा कि एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया दोनों इपीडर्मल सेल से एराइज हो रही थी, डेवलप हो रही थी, लेकिन यहां पर एंथेरिडिया है वो हाइपोडर्मल सेल से एराइज होगी। देखिए इपीडर्मल सेल के नीचे हाइपोडर्मल सेल होती है, तो हाइपोडर्मल सेल से कौन निकलेगी, एंथेरिडिया, और इपीडर्मल सेल से निकलेगी आर्चिगोनिया। ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पोरोफाइट एराइजेस फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ थैलस। यहां पर
एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के एराइज होने की बात की जा रही थी। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया क्या है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद एक और स्ट्रक्चर निकलती है जिसे स्पोरोफाइट कहेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने बना करके दिखाया है। एंथ्रीडिया इस तरह से रहेगी, आर्चिगोनिया भी कुछ इसी तरह से रहेगी। तो एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया के अलावा एक तीसरी स्ट्रक्चर रहेगी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोगोनियम कहेंगे। अब बताया जा रहा है कि स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोगोनियम कहां से निकलेगी, यहां पर देखिए बताया गया है। तो स्पोरोफाइट एराइजेज फ्रॉम द डार्सल साइड ऑफ थैलस, थैलस के डार्सल साइड से निकलते हैं, यानी कि ऊपर वाले सरफेस से निकलते हैं। आगे आप बता देंगे स्पोरोफाइट इज इलांगेटेड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी जो स्पोरोफाइट है यह इलांगेटेड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। बाकी आप आगे बता देंगे स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोगोनियम कंसिस्ट ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये बात मैंने पहले ही बता दिया है कि जो स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोगोनियम होता है इसमें 3 स्ट्रक्चर होती है, फूट, सीटा और कैप्सूल। अब देखिए 2 स्ट्रक्चर के बारे में और आपको जान लेना है। पहला देखिए क्या है, कालुमेला। कालुमेला के बारे में आपको बता दें कि स्पोरोफाइट, ये जो आप स्पोरोफाइट देख रहे हैं इसके मध्य में एक तरह के टिश्यू होते हैं जिन्हें आप कालुमेला कहेंगे। यह स्टेराइल टिश्यू होते हैं, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, बस यह स्पोर को निकलने के लिए जगह देते हैं। बाकी नेक्स्ट एक और शब्द है इलेटर्स। इलेटर्स के बारे में भी जानते रहिए। तो स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल होता है इसके अंदर कुछ टिश्यू और पाए जाते हैं जिन्हें इलेटर्स कहा जाता है। इलेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो इलेटर्स टिश्यू होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब यह वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नमी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नमी एब्जॉर्ब करने से क्या फायदा होगा, जब इसके अंदर स्पोर बन जाएंगे तो इलेटर्स टिश्यू नमी एब्जॉर्ब कर लेंगे और नमी एब्जॉर्ब करके ये फूलेंगे और फूलने की वजह से जो इसका कैप्सूल है वो फट जाएगा और ये फट जाएगा तो इसके अंदर से स्पोर बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल करके बिखर जाएंगे और फिर ग्रो करके नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो क्लियर, आप समझ गए कि इलेटर्स का काम क्या होता है, ये भी आप समझ गए। अब चलिए देख लेते हैं इसके अंदर कुछ खास उदाहरण है। तो पहला देखिए क्या है, एंथोसिरास, जिसे आपको पढ़ना है। दूसरा है डेंड्रोसिरास, तीसरा है मेगासिरास। तो आसान 3 उदाहरण मैंने लिख दिया है, आप इसे याद कर लेंगे। बाकी इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्डर है जिसका नाम क्या है, एंथोसीरोटेल्स। एंथोसीरोटेल्स एक ही इसके अंदर आर्डर है। तो क्लियर, आप 2 क्लास के बारे में समझ गए। पहला था हिपैटिकॉप्सिडा और दूसरा एंथोसीरोटॉप्सिडा। बाकी एक क्लास और बचा हुआ है ब्रायोप्सिडा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम ब्रायोप्सिडा भी लिख करके अभी तुरंत आपको समझा दे रहे हैं, उसमें बहुत कम पॉइंट है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम समझा देते हैं। तो 2 क्लास आप देख लिए थे, अब चलिए तीसरा क्लास देखते हैं, ब्रायोप्सिडा। 2 क्लास आप देख लिए थे, हिपैटिकॉप्सिडा और एंथोसीरोटॉप्सिडा। अब तीसरा क्लास देखते हैं, ब्रायोप्सिडा। इसमें पहले पॉइंट में आप दिखा देंगे कि इसमें 4 आर्डर होते हैं, यानी कि ब्रायोप्सिडा क्लास के अंदर 4 आर्डर होते हैं, 28 फैमिली, 660 जेनरा यानी कि जीनस और 14,500 स्पीसीज होती है। बाकी दूसरे पॉइंट में आप बता देंगे कि थैलस कंसिस्ट ऑफ राइजोइड्स, स्टेम एंड लीव्स। अगला पॉइंट है, इसमें आप बता देंगे द राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। देखिए जो नीचे ये स्ट्रक्चर लटक रही है राइजोइड्स है, या मल्टी सेलुलर होते हैं, कई कोशिकाओं के बने होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। अभी तक आपने ब्रांच्ड राइजोइड्स नहीं देखा, इसमें राइजोइड्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इसमें का मतलब ब्रायोप्सिडा के अंदर। और सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट का मतलब देखिए इस तरह के ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। ये देखिए ब्रांच्ड हो गए कि नहीं हो गए, इसमें देखिए तमाम शाखाएं निकल गई, ये ब्रांच्ड है। और सेप्टेट भी होते हैं, इस तरह से बीच बीच में क्या होते हैं, सेप्टा होते हैं, ये बीच बीच में सेप्टा होते हैं। और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो ये भी आप समझ गए। आगे है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया अराइजेज फ्रॉम द वेल मैच्योर सेल ऑफ गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इसके वेल मैच्योर सेल से निकलते हैं एंथ्रीडिया और आर्ची
गोनिया। और वेल मैच्योर सेल कौन सी है? तो सुपरफिशियल सेल। सुपरफिशियल सेल एनाटॉमी पढ़ाते समय मैं डिटेल बताऊंगा। आगे आप बता देंगे स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये बात आप पहले से जानते हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है ये फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। एक लाइन आप इसमें आखिरी में दिखा देंगे इलेटर्स आर अब्सेंट। इसके स्पोरोफाइट के अंदर इलेटर्स नहीं होते हैं। अभी मैंने इलेटर्स आपको बताया है कि एक तरह के टिश्यू होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फट जाते हैं, जिससे स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है वो फट करके स्पोर को बिखेर देता है। तो समझ गए आप। अब देखिए एग्जाम्पल्स, दो उदाहरण आप इसके अंदर दिखा दीजिएगा जो कि बिल्कुल खास है। पहला क्या है? स्फैग्नम और दूसरा फ्यूनेरिया। अब लास्ट में आप दिखा देंगे इट इंक्लूडेड फॉलोइंग आर्डर्स। इसके अंदर 4 आर्डर्स जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पर, 4 आर्डर्स वो आप दिखा देंगे। पहला क्या है? फ्यूनेरियल्स है, दूसरा है पॉलीट्राइकेल्स, तीसरा है स्फैग्नेल्स और चौथा है ब्रायल्स। तो ये आप 4 आर्डर ब्रायोप्सिडा के अंदर दिखा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा यानी कि ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन आप अच्छे से समझ गए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्लांट शुरू करेंगे रिक्सिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।